ठीक है, चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आपका एसएचएम वाला जो चैप्टर था वो चल रहा था, ऑसिलेशन वाला जो चैप्टर है वो आपका चल रहा था। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं पीरियोडिक मोशन के बारे में। तो पीरियोडिक मोशन है क्या? अगर कोई बॉडी कोई अपने मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है एक टाइम के बाद, कोई सर्टेन वो किसी टाइप का मोशन कर रहा है और उसी मोशन को एक फिक्स टाइम के बाद बार बार रिपीट कर रहा है, तो उस तरह के मोशन को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, या उसी को हम बोल देते हैं हार्मोनिक मोशन। ठीक है, जैसे कि अर्थ सूर्य के चारों ओर घूमता है, या कोई भी प्लैनेट ले ले वो सन के चारों ओर घूमता रहता है, तो वहां पे होता क्या है कि जो प्लैनेट है वो अपने ही पाथ को बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह का जो मोशन है वो पीरियोडिक मोशन है। ठीक, अब दूसरा आते हैं ऑसिलेटरी मोशन पे, जिसको हम ऑक्सीलेशन बोलते हैं या हम बोल देते हैं वाइब्रेशन, जिसको हम बोल देते हैं। पेंडुलम का केस देखिए, कोई पेंडुलम ले लेते हैं। पेंडुलम है क्या? ये आपका छत हो गया, इससे एक रस्सी बंधी हुई है, इससे एक बॉडी टंगी हुई है। ठीक है, इस बॉडी को मैं पकड़ूं हल्का सा और इधर थोड़ा सा खसका दूं और छोड़ दूं, तो होगा क्या? ये आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मोशन करने लगेगी। जैसे कि ये आपका पेंडुलम है, ये छत है, ये रस्सी बंधी हुई है, ये आपका पेंडुलम पहले यहाँ पास था, इस बॉडी को मैं पकड़ता हूँ, यहाँ तक ले जाता हूँ और छोड़ दूँ, तो क्या होगा? ये यहाँ तक गई, फिर ये आगे पीछे होती रहेगी, ये यहाँ पर आके नहीं रुकेगी। ठीक है, तो ये हो क्या रहा है इसमें कि ये जो बॉडी है इस पॉइंट के आगे पीछे मोशन कर रही है। ठीक है, तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीलेटरी मोशन, या वो इसी को बोल देते हैं वाइब्रेशन बोल देते हैं। आप ये केस देखिए स्प्रिंग वाले, ये स्प्रिंग में बॉडी कोई वस्तु जो है बंधी हुई है या जुड़ी हुई है, कोई बॉडी जुड़ी हुई है। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं, इसको कंप्रेस कर देता हूं, कंप्रेस करके छोड़ दूं अगर, तो क्या होगा? ये जो बॉडी है वो अपने इस पोजीशन के आगे पीछे क्या करेगी? वाइब्रेट करने लगेगी। उसका मोशन कैसे होगा? इस पॉइंट के आगे पीछे वो मोशन करने लगेगी। तो इस तरह के हम मोशन को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन बोलते हैं। अब देखिए ये पीरियोडिक भी है। पीरियोडिक क्यों? ये अपने मोशन को बार बार रिपीट कर रही है। ठीक है, एक टाइम के बाद ये अपने मोशन को बार बार रिपीट कर रही है, तो इसलिए पीरियोडिक भी है, और इसी को हम ऑक्सीलेशन भी बोल रहे हैं। अब जो सन के चारों ओर अर्थ या कोई और दूसरा प्लैनेट जो है मोशन कर रहा है, वो पीरियोडिक तो है लेकिन ऑक्सीलेशन नहीं। क्यों ऑक्सीलेशन नहीं है भाई? क्योंकि वो किसी पॉइंट, यहाँ पर कोई पॉइंट वाली बात नहीं कि उस पॉइंट के आगे पीछे प्लैनेट का मोशन हो। ठीक है, तो ये वाला जो केस है वो पीरियोडिक तो है लेकिन ये ऑक्सीलेशन नहीं है, और ये पीरियोडिक भी है और ऑक्सीलेशन भी है। ठीक है, तो हम इस ऑक्सीलेशन के बारे में देखेंगे, ये जो वाइब्रेशन हो रहा है इस केस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में। ये रिस्टोरिंग फोर्स होता क्या है? अब अगर मैं इस स्प्रिंग को थोड़ा सा पकड़ूं और आगे ले जाऊं, ये अभी मेन पोजीशन पे है, इस पे कोई फोर्स नहीं लगा, ये नॉर्मल चुपचाप रखा हुआ है, स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ है ये बॉडी और रखा हुआ है। अब मैं इसको पकड़ता हूँ, आगे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देता हूँ, एक्स, इसका डिस्प्लेसमेंट जो है एक्स है। ठीक है, अब होगा क्या? जैसे ही मैं इसको खींचूंगा छोड़ूंगा तो इस पे एक फोर्स लगता है। ठीक है, मैंने इसको खींचा तो इस पे एक फोर्स लगता है। आपने कभी स्प्रिंग को दबाया हो या खींचा हो तो महसूस किया होगा कि अगर स्प्रिंग को आप दबाते हैं तो स्प्रिंग फिर से आप पे फोर्स लगाता है, या आप खींचते हैं स्प्रिंग को तो वो आप पे फोर्स लगाने लगता है। तो अगर मैं इसको खींच दूं, ठीक है, तो होगा क्या कि इस पे एक फोर्स लगेगा जो इसको इस पॉइंट की ओर लाने की कोशिश करेगा। इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स बोल देते हैं। ठीक है, अब ये रीस्टोरिंग फोर्स होता कितना है पहले तो ये देख लीजिए। इसमें मैंने स्प्रिंग को खींचा, इसमें मैं कंप्रेस करूं और एक्स डिस्प्लेसमेंट किया तो भी इस पे फोर्स लगेगा। किधर? इस पॉइंट की ओर। ये फोर्स इसको मेन पोजीशन की ओर ले जाने की कोशिश करता है। मेन पोजीशन से मेरा क्या मतलब है भाई? कि जहां पर ये रुका हो, जहां पर कोई फोर्स न लग रहा हो, स्प्रिंग से जब मास बंधा हुआ है, मास चिपका हुआ है, उस पर कोई फोर्स लग नहीं रहा हो उस टाइम पे। ठीक है, वो अब अगर मैं उसको कंप्रेस कर देता हूं तो क्या होगा? एक फोर्स लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स, जो इसको मेन पोजीशन की ओर ले जाना चाहेगा। अब ये फोर्स होता कितना है? तो देखिए स्प्रिंग के केस में होता है F इक्वल टू माइनस के एक्स। के क्या है? कांस्टेंट है, और एक्स क्या है? वो डिस्प्लेसमेंट है जो हमने
किया था इस बॉडी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स कितना हो जाता है, F इक्वल टू माइनस के एक्स। इस केस में ये बड़ा स्पेशल केस है। सबसे पहले देख लीजिए कई केस में क्या होता है, ये तो हो गया आपका ऑक्सीलेटरी मोशन, ऑक्सीलेशन वाला जो केस हो गया वो है, ठीक है, या हार्मोनिक मोशन है बोल देते हैं इसको, ये हार्मोनिक मोशन भी है। तो ये जो केस है हार्मोनिक मोशन का केस है। अब हार्मोनिक मोशन में होता क्या है, x की पावर n हो सकती है। ये n है क्या भाई, n का n कुछ वैल्यू हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो f इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर n, ये एक ऐसा हार्मोनिक मोशन में फोर्स की वैल्यू कुछ इस तरीके से आती है। लेकिन इस स्प्रिंग वाले केस में हमारे पास x की पावर 1 आई है, ठीक है। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी हार्मोनिक मोशन में, लेकिन हमारे पास कितनी आई, n की वैल्यू 1 आई। इस केस में क्या आया, f इक्वल टू माइनस के एक्स। तो इसको हम एक स्पेशल केस की तरह ट्रीट करते हैं और इस हार्मोनिक मोशन को हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, या शॉर्टकट में SHM बोल देते हैं, ठीक है। तो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के एक्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं के तो क्या है, कांस्टेंट है, तो A प्रोपोर्शनल टू एक्स। हम जितना उसको डिस्प्लेसमेंट देंगे मास को, ठीक है, उस पे लगने वाला जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि A प्रोपोर्शनल है एक्स के, ठीक है। अब देखिए ये k क्या है, इस केस में ये जो k है वो इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। जितना भी वाइब्रेशन वाले मोशन में एक कांस्टेंट आता ही है, लेकिन ये स्प्रिंग वाले केस में ये जो k आता है इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ये किस पे डिपेंड करता है, स्प्रिंग के मटेरियल पे जो है ये डिपेंड करता है। यहाँ पर जो माइनस आया है ये इस बात को बताता है कि जो x का डायरेक्शन है और जो फोर्स का डायरेक्शन है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये आपका हो गया SHM। अब हम इसी के बारे में SHM के बारे में आगे बात करेंगे। SHM क्यों बोल रहे हैं, सिंपल केस है, हार्मोनिक मोशन का सिंपल केस है, इसीलिए इसको बोल दिए सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। ठीक है, चलिए आप आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आगे का चीज। SHM के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो फोर्स आया वो आया F इक्वल टू माइनस के एक्स। अब ये फोर्स किस पे लग रहा है, इस मास पे लग रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू एम ए, ठीक है, इक्वल टू माइनस के एक्स। ए को हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए ए क्या होता है, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, और ये v क्या होता है, ये हो गया आपका v होता है आपका डी एक्स डी टी, ठीक है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया a की जगह इतना, ठीक है, कुछ नहीं, ये भी a ही है, लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। तो ये लिख दिया मैं a की जगह इतना, तो मैं इस पूरे लाइन को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, या इसी को मैं आगे इस वाले टर्म को इधर ला दिया, तो ये बन गया हमारा ये इक्वेशन, ठीक है। अब मैं m को दोनों ही साइड, इस साइड में और इस साइड में m से डिवाइड कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से। अब ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है, हमारा जो x का वैल्यू आता है वो आता है a sin ओमेगा t, ठीक है। अगर आप x की ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें x की जगह और x की जगह, तो होगा क्या, इस साइड आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0। अगर आप इस साइड x की वैल्यू ये पुट करें तो आपका जो सॉल्व करते करते जब जाएंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 0। इसीलिए ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, a है और ओमेगा है। ये a क्या है और ये ओमेगा क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो इस a को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। होता क्या है भाई, अगर मैं इसको, इस बॉडी को कंप्रेस करूं और छोड़ दूं तो होगा क्या कि ये वाइब्रेट करने लगेगी, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगेगा, ठीक है। तो इस मोशन में ये क्या, ये एक डिस्टेंस यहां तक इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, कहीं यहां तक, ये यहीं पे आके नहीं रुकेगा, ये मैक्सिमम दूरी तय करेगा, कहीं यहां पास आया, ठीक है, इस साइड। और जब कंप्रेस होगा तो
कुछ यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इसका मोशन कुछ क्या होगा, मैंने इसको कंप्रेस किया, छोड़ा, तो अब कुछ इस तरीके से वाइब्रेट करने लगेगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगेगा, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम दूरी ये मीन पोजीशन से यहाँ तक की जो इसने दूरी तय की है, ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड, x इक्वल टू a, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं हम, एम्पलीट्यूड बोल देते हैं, ठीक है। अब टाइम पीरियड के बारे में देख लेते हैं कि टाइम पीरियड होता क्या है। अब मैंने इसको डिस्प्लेस किया, ठीक, और ये छोड़ दिया, यहाँ तक कंप्रेस किया, उसके बाद छोड़ दिया, तो हुआ क्या, ये कि ये यहाँ तक गया। अब यहाँ से मैं देखता हूँ कि ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, क्या हुआ, ये यहाँ तक गया, फिर यहाँ मीन पोजीशन में आया, फिर इस तरफ मैक्सिमम इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर से मीन पोजीशन में चला गया, ये गया, यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक। तो ये एक साइकिल जो हुआ, तो इसमें जितना टाइम लगेगा इसी को हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोल देंगे, ठीक है। टाइम आफ्टर विच मोशन रिपीट इटसेल्फ, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइम पीरियड। अब देखिए कि ये आपका जो मीन पोजीशन है उसको मैं बोल देता हूँ डिस्प्लेसमेंट, वहां पे कितना है, 0 है, x इक्वल टू 0। और जब कंप्रेस करके छोड़ दिया तो मोशन होने लगा, तो ये इस साइड x के इस साइड कितना दूरी तय किया, x इक्वल टू a क्या है, एम्पलीट्यूड है, और इस साइड भी मीन पोजीशन से a दूरी तय किया, ठीक है। इस साइड है इसलिए इसको क्या बोल दिया, x इक्वल टू माइनस a। अब ये जो मीन पोजीशन में जब है तो उस टाइम को मैं बोल देता हूँ t इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपका ये हो गया टाइम पीरियड t। ये कौन सा टाइम पीरियड है, मतलब कौन सा टाइम है, टाइम पीरियड का मतलब क्या है कि ये यहां तक जाता है, फिर मीन पोजीशन में आता है, फिर इधर डिस्प्लेसमेंट होता है, फिर मीन पोजीशन में जाता है। तो ये जो टोटल टाइम लगा इसी को हम बोल रहे हैं टाइम पीरियड। तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक जाने में कितना टाइम लगेगा, इसको लगेगा t/4, ठीक है, इतना टाइम लगेगा। अगर t आपका टाइम पीरियड है तो t/4 लगेगा। फिर से यहां तक x इक्वल टू 0 में आने पे कितना टाइम लगेगा इसको, फिर से t/4 इसको टाइम लगेगा, ठीक है। और फिर यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, फिर से t/4, और यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, t/4। टोटल हो गया t/4 इंटू 4, फिर से t आ गया, ठीक है। तो टोटल कितना टाइम लगा, टोटल एक सर्कल पूरा करने में इसको t टाइम लगा, जिसको हम टाइम पीरियड बोल रहे हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये जो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक जाने में अगर इसको 2 सेकंड लगता है तो टाइम पीरियड कितना होगा इसका, ठीक है। मैंने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कि अगर x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक जाने में इस बॉडी को 2 सेकंड लगता है तो टाइम पीरियड कितना होगा। तो यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगता है इसको, t/4, ये हो गया आपका t/4, और इसी को क्या बताया गया है कि ये 2 सेकंड है, तो t/4 इक्वल टू 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 सेकंड। तो ये आ गया हमारा टाइम पीरियड। हम कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं हम फ्रीक्वेंसी के बारे में कि भाई फ्रीक्वेंसी है क्या चीज, ठीक है। अब मैं इसको कंप्रेस किया और छोड़ दिया, फिर जितना टाइम पीरियड में एक टाइम पीरियड में ये जो डिस्प्लेसमेंट इसका हो रहा है, जो मोशन हो रहा है, ठीक है, ये यहां से यहां, फिर मीन पोजीशन पे, फिर यहां से यहां, फिर यहां तक, ठीक है। ये हो गया आपका जितना टाइम लगा वो टाइम पीरियड, इसी को बोलते हैं एक साइकिल पूरा होना, ठीक है। अब ऐसा 5 बार मोशन करे तो क्या हो जाएगा, 5 साइकिल हो जाएगा। एक टाइम पीरियड में एक साइकिल पूरा होता है, 5 टाइम पीरियड में क्या होगा, 5 साइकिल पूरा होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड पर सेकंड, कि एक सेकंड में ये कितना साइकिल कंप्लीट करता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, फ्रीक्वेंसी। एग्जांपल के लिए 5 साइकिल कंप्लीट करता है एक सेकंड में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 5 हर्ट्ज हो जाएगी, 5 हर्ट्ज हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं कि ऊपर वाले एग्जांपल में हमने क्या देखा था, टाइम पीरियड हमारा 8 सेकंड है। तो अगर हमें टाइम पीरियड पता है तो हम वहां से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो हमारा क्या था, टाइम पीरियड 8 सेकंड था, तो f इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 8 कर दूं तो ये आ जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी। इसका यूनिट कितना होता है, हर्ट्ज होता है इसका यूनिट, ठीक है। तो ये हो गया आपका
फ्रीक्वेंसी। अब हम देख लेते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में। ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी या मैं बोलूं टाइम पीरियड से जो है कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी पता है और टाइम पीरियड पता है तो हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी पता चल जाएगा। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, या इसी को मैं टाइम पीरियड के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई टी। इसका जो यूनिट होता है वो रेडियन पर सेकंड होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ से ए भी पता चल गया और ओमेगा भी पता चल गया। तो ये ओमेगा जो लिखा है इसको हम 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं या 2 पाई डिवाइड बाई टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे।